बाहर से खड़े होकर पूरे खेल का दर्शक बनने से बेहतर है ऐसे वक्त में तो इस बात का इंतजार नहीं किया जाता कि जब तक आग आपके घर तक न पहुंचे तब तक आप उसे बुझाने के लिए आगे ना आए। इसलिए आज हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि जिस वक्त भारत का संविधान खतरे में हो, सामाजिक न्याय खतरे में हो, हम सब अगर एक विचारधारा के मानने वाले लोग हैं तो हमारा ये फर्ज है, वक्त का तकाजा है कि हम सब मिल करके इस खतरे से लड़ें और इस देश और संविधान को बचाएं। इसलिए मैं आप सबके बीच में इस वैचारिक सफर का हम सफर बनने आया हूं। और जो लड़ता हुआ दिख रहा है, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जो गांव गांव जाके सम्मेलन कर रहा है, जो अपने कैडर को कह रहा है कि जातिवार जनगणना इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, हमने उसका पक्ष चुना। बिना पार्टी ज्वाइन किए, बिना किसी दल का सदस्य बने, बिना किसी के अपने नेतृत्व को स्वीकार किए, हमने विचारधारा को केंद्र में रख करके यह कदम उठाया कि पिछली बार जो लोक जागरण अभियान प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी का चल रहा है, हम उसमें शिरकत किए। आज पहली बार पार्टी के औपचारिक मंच पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित हूं और इसके लिए मैं पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। समाजवादी आंदोलनों की जमीन उत्तर प्रदेश और बिहार को एक साथ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों, आपके लिए समाजवादी जमीन बिहार ने एक हिम्मत और हौसले का मौका दे दिया है। बिहार सरकार ने अपने यहां जाति आधारित गणना भी की, उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए हैं और उससे हमें हिम्मत मिली है। इसलिए हम बिहार के समाजवादी साथियों को क्रांतिकारी सलाम करते हैं और इस उम्मीद में यहां खड़े हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना के मुद्दे पर जनता को जागरूक करेंगे। नमस्ते। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 2024 के चुनाव को लेकर के एक गंभीरता से माहौल बन चुका है। हर दल अपने मुताबिक एजेंडा सेट करने, विमर्श का मुद्दा सेट करने के लिए काम कर रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, देश के चुनाव को लेकर के अपनी भूमिका साध रहा है। इस बीच में हम नागरिकों का फर्ज यह है कि आप जिस विचारधारा को, जैसा भारत बनाने के ख्वाब को जीना चाहते हैं, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका के साथ आप उसके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। हम जैसे तमाम नागरिक इस बात को महसूस करते हैं कि कौन सी विचारधारा आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, सभी को साथ लेकर चलने के लिए, सबके साथ और सबके विकास के झूठे नारे की बजाय सबके साथ के लिए कुछ मुद्दे को चुनती है, सबके विकास के लिए नीतियों को बनाने का एक ख्वाब दिखाती है। तो आपका भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे विचार के साथ खड़े हों। दूर से देखना खेल को और फिर इसका विश्लेषण करना कि इसमें यह ठीक रहा, यह नहीं ठीक रहा, इसकी बजाय थोड़ा मैदान में उतरकर जो आपके पक्ष में है, उसके पक्ष में आप थोड़ी देर खड़े होकर अपने भूमिका को निभाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे माहौल में जब देश में बिल्कुल साफ वैचारिक संघर्ष दिख रहा हो, एक तरफ संविधान को बदलने वाले लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ संविधान को बचाने की कवायद चल रही है, एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की एक पुरजोर कोशिश चल रही है, तो दूसरी तरफ सबका राष्ट्र बनाने की कोशिश चल रही है। एक तरफ हिंदुत्व का मुद्दा है तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय का मुद्दा है। एक तरफ जातियों में थोड़ी सी जातियों के वर्चस्व को कायम रखने, थोड़े से पूंजीपतियों के हाथों पूरे देश को बेच देने, थोड़े से लोगों के हाथों सत्ता का केंद्रीकरण कर देने की विचारधारा काम कर रही है जो सत्ता पर काबिज है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग खड़े हैं जो जातियों के बीच एक समानता की कोशिश कर रहे हैं, जो पीछे छूट गया, जो हाशिए पर छूट गया, जो 75 साल के अमृत काल के झूठे वादों के सामने आज भी इस बात की बाट जोह रहा है कि अगर ये मुल्क आजाद हो गया, अगर इस मुल्क में जमहूरियत है तो उसे क्या मिला। वो केवल संख्या में दर्ज 140 करोड़ की आबादी के बीच कुछ संख्या मात्र हैं
जो रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं, और वोट देने के दिन कोई 5 किलो अनाज और 500 रुपए पर उन्हें रेवड़ी बांट करके ये कहता है कि हम दुनिया में आपका नाम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मगर उसके जीवन तक उस काम का कोई असर नहीं होता। वह विचारधारा ये सवाल करती है कि सबका साथ सबका विकास के लिए कौन सी योजनाएं हैं जो आप बनाना चाह रहे हैं, और वो कौन सी योजना बनाना चाहते हैं जिसको आप नहीं चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर जातिवार जनगणना, मिसाल के तौर पर गरीब की थाली में रोटी हो, मिसाल के तौर पर गरीब कमजोर मजलूम के बच्चों को शिक्षा मिले, मिसाल के तौर पर एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो जिसमें कोई खांसी जुकाम नजला जैसी छोटी बीमारियों से इलाज न पाने के चक्कर में निधन हो जाए जिसका, जो इस दुनिया से रुखसत कर जाए। ऐसे वक्त में इन दो वैचारिक धुरों पर खड़े होकर के एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कहां पर खड़े होकर के किसके पक्ष में खड़ा होता है, संविधान बदलने वाले या संविधान बचाने वाले। वक्त इसलिए भी नाजुक है कि जिन धाराओं और जिन प्रावधानों के तहत देश विरोधी आतंकवादियों को गिरफ्तार करा जाना था, उन धाराओं को पत्रकारों के ऊपर लगाया जा रहा है। उर्मिलेश, अभिसार, भाषा सिंह और तमाम ऐसे पत्रकार, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, एनआईए और तमाम तरह के प्रावधान करके उनको गिरफ्तार करने, उनको डराने, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त जिन कानूनों के तहत देश विरोधियों को जेल में होना चाहिए, उन कानूनों के तहत उमर खालिद जैसे विद्यार्थी, शोधार्थी आज भी जेल में बंद है। जिन कानूनों के तहत पत्रकारों को संरक्षित किया जाना था, उन कानूनों के तहत आज सिद्दीक कप्पन से लेकर के यूपी के मिर्जापुर में एक पत्रकार जब ये दिखा देता है कि मिड डे मील में केवल नमक और रोटी मिल रही है, तो उसे जेल में भेजा जाता है। जिन कानूनों के तहत आज इस देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी त्रस्त हैं, गरीब कमजोर मजलूम के बच्चों के हाथ से शिक्षा चली गई हो, ऐसी नई शिक्षा नीति की नीति बन गई हो जो शिक्षा को अडानी अंबानी के हाथों बेच चुकी हो, ऐसी नीति चल रही है जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करने के बाद 12 करोड़ रोजगार छीन चुके हों, ऐसी नीति चल रही हो जब स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी महंगी कर दी गई हैं कि अमीर को सब कुछ मिलेगा, गरीब को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे वक्त में हमने भी एक कदम उठाया कि हमने सोचा बाहर से खड़े होकर पूरे खेल का दर्शक बनने से बेहतर है, ऐसे में यह निर्णय लेने का वक्त है कि आप पूरे खेल और तमाशे को बाहर से रहकर देखते हैं या उसमें अपने पक्ष के लोगों को न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाने की कोशिश के साथ खड़े होते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अभी भी सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम जैसे नागरिक इस बात को शिद्दत से महसूस करते हैं और पिछले कई वर्षों से अपनी जान जोखिम में डालकर केस मुकदमों को झेलते हुए अपने करियर को दांव पर रख करके अपने दुश्मनों को पैदा करके ये पक्ष चुनने का देश को आह्वान कर रहे हैं कि भाई इस देश को पाखंड और अंधविश्वास से बचा लो, इस देश में शिक्षा को बचा लो, इस देश में रोजगार की बात करो, इस देश में सामाजिक न्याय की बात करो, जातिवार जनगणना की बात करो, संविधान को बचाने के लिए आगे आओ। अगर आप पूरे देश में ये काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में जब चुनाव आपके सामने है, तो आप एक कदम उठाते हैं कि जो आपके न्यूनतम सहमति पर बन रही है बात, जो आपके न्यूनतम एजेंडे पर साथ खड़ा हो रहा है, उसके साथ खड़े होकर, जो काम कर रहा है उसके साथ खड़े होकर उसे मजबूत करें, ताकि संविधान विरोधियों को, मनुस्मृति लागू करने वालों को, पूरे देश को अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों बेच देने वालों को, शिक्षा को बर्बाद कर देने वालों को, रोजगार को खत्म कर देने वालों को शिकस्त दी जा सके। बाकी कुछ असहमतियां होंगी तो उनको, जब देश बचेगा, संविधान बचेगा, आजादी का एक नया भारत बचेगा, तो हम उनसे भी लड़ लेंगे कि आपने कहां कहां गलतियां की हैं। इस विचार के साथ मैंने भी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश, उस प्रदेश में आज की तारीख में भाजपा के सामने सबसे बड़ी ताकत बन करके विपक्षी गठबंधन खड़ा है, उसके लोग मुकदमे झेल रहे हैं, उसके लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं तो जेल में जा रहे हैं, उसके लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तमाम कमेरावादी पार्टियां हैं। और जो लोग इनके साथ थे उनको खरीद करके, डरा करके, लालच दे करके अपने खेमे में शामिल कर दिया गया।
आप भूल तो नहीं गए कि मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद भी विधायकों को तोड़कर सरकार गिरा दी गई और अपनी सरकार बना ली गई। ऐसे में आपकी और हम कितने देर तक बचेंगे? आप भूले ना हो तो आपको महाराष्ट्र भी याद रखना चाहिए। पूरी की पूरी विपक्षी पार्टी को तोड़ करके, खरीद करके अपने खेमे में लाकर वहां अपना मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऐसे दौर में हम न्यूनतम सहमति पर अपना पक्ष चुनते हैं। आज की तारीख में जो समाजवाद की बात करके, पीडीए की बात करके, सामाजिक न्याय की बात करके और जातिवार जनगणना को एक प्रमुख मुद्दा बना करके अगर सड़क पर उतर रहा है, तो हम कुछ देर के लिए उनके साथ खड़ा होना अपना एक नैतिक कर्तव्य समझते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत है। आज की तारीख में हम जानते हैं कि मान्यवर कांशीराम, चाहे वो मंडल आंदोलन का वक्त रहा हो, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात रही हो, चाहे पिछड़े अति पिछड़े समुदाय के तमाम जातियों के बीच से नेतृत्व पैदा करना हो, चाहे बाम सेव डीएस4 संगठनों के जरिए अंबेडकर ऑन व्हील, पेरियार ऑन व्हील, फूले, पेरियार, शाहू, अंबेडकर, इनको गांव-गांव ले जाना हो, एक इतिहास रचा है बहुजन समाज पार्टी ने। हम उसका सलाम करते हैं, हम उसकी अहमियत जानते हैं। इसीलिए मैंने आज तक एक लफ्ज भी बसपा प्रमुख आदरणीय मायावती जी के खिलाफ नहीं बोला। हम जानते हैं जिस पायदान से उठ करके बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी मुख्य धारा में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के सामंतवाद जातिवाद के सीने पर चढ़ करके सामाजिक न्याय के लिए एक बुलंद आवाज मुखर की। मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, कानून व्यवस्था से लेकर के वंचित शोषित के पक्ष में जितनी नीतियां बनी, हम उन्हें सलाम करते हैं और एहसान फरामोशी हमारी विचारधारा में नहीं है। इसलिए हम उस सम्मान को हमेशा मर्यादा की तरह रखते हैं और दिल में मानते हैं। मगर अब जब हमने ये पक्ष चुना और देखा कि आज जब संविधान को जो सबसे ज्यादा जीते हैं वो बहुजन समाज पार्टी के कैडर, उनके दिल में संविधान है। आज भी दुनिया की एकमात्र पार्टी ऐसी है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी रैलियों में अपने देश का संविधान बिकता है और लोग सीने पर लगाकर घर ले जाते हैं और संविधान को अपने सबसे बड़ी किताब मानते हैं। ऐसी बहुजन समाज पार्टी को हम कभी भी खिलाफ जाकर के, उसकी आलोचना करके, उसके इतिहास को मिटा करके, भुला करके कोई भी बात करना पसंद नहीं करते। मगर हाँ, हमारी शिकायत ये होती है कि जिस संविधान को आप दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं, अगर आज वो खतरे में है, तो आपके किसी भी कदम से उनको लाभ कभी नहीं होना चाहिए जो संविधान को बदलने जा रहे हैं। इसलिए आज जब मैंने ये बात चुनी कि आज उत्तर प्रदेश जो कि मेरा अपना पैदाइश का राज्य है, मेरी अपनी जमीन है, मेरी अपनी मिट्टी है, वहां अगर जो भी लड़ रहा है उसके साथ खड़े हूं। और इस बात के साथ मैं कह रहा हूं, आज भी अगर उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों को जीतना है, तो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी हो, चाहे मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी हो, इन सब को आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कमेरावादी पार्टी, तमाम पार्टियों को साथ आ जाना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, इन सबको साथ आ जाना चाहिए, तब जाकर के एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। मगर आपकी शर्तें इतनी मजबूत हो जाएं कि कोई साथ न बन पाए। चाहे आज भी अभी इम्तिहान बाकी है भाई। कल को कांग्रेस ये बात कहने लगे कि मुझे उत्तर प्रदेश में 40 सीटें चाहिए, 20 सीटें चाहिए। कल को बहुजन समाज पार्टी कहने लगे कि 40-50 पर हम अकेले लड़ेंगे, हमें आप बनाओ प्रधानमंत्री का चेहरा। ये सारे सवाल बाद के हैं। हम मिल करके एक ऐसी लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिसमें सब बचें। 2024 के बाद अगर बचेंगे नहीं तो सपा बसपा वाले आपस में भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि दोनों लड़ने लायक नहीं बचेंगे। और जो लड़ता हुआ दिख रहा है, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जो गांव-गांव जाके सम्मेलन कर रहा है, जो अपने कैडर को कह रहा है कि जातिवार जनगणना इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, हमने उसका पक्ष चुना। बिना पार्टी ज्वाइन किए, बिना किसी दल का सदस्य बने, बिना किसी के अपने नेतृत्व को स्वीकार किए, हमने विचारधारा को केंद्र में रख करके यह कदम उठाया कि पिछली बार जो लोक जागरण अभियान प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी का चल रहा है, हम उसमें शिरकत किए। उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से जब मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और उनके दिल में अभी भी है कि हमसे अतीत में बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, प्रमोशन में रिजर्वेशन, चाहे वहां से लेकर के कई ऐसे कानून, जिलों के नाम बदलना, ये सब हुआ। और आज भी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अपनी गलतियों को मानता है कि हाँ, इतिहास में चूक हो जाती है। जैसे कांग्रेस पार्टी आज अपनी गलती को मान रही है कि भाई 2010 में जब महिला आरक्षण विधेयक हम ले आ रहे थे, तो हम कोटा विद इन कोटा नहीं ले आ पाए, हमसे गलती हुई।
और राहुल गांधी ने उसकी माफी मांगी। अखिलेश यादव जी ने कहा कि प्रमोशन रिजर्वेशन की बात गलत थी और अब वो ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं। वो पीडीए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के बिना सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे प्रमुख मुद्दा है। अगर इतनी सहमति हमारी बन रही है तो हम उनके साथ खड़े होकर के, उन्हें मजबूत करके, उत्तर प्रदेश की जमीन पर वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबको जोड़कर क्या भाजपा को हराने का निर्णय लेना कहीं से गलत है? और बसपा के लोग लगातार मुझसे एक सवाल करते हैं कि वे यादव होकर के यादव के मंच पर चले गए। हमारे दिल में तो आज भी है एक ऐसा मंच बने जिस पर सपा, बसपा, आरएलडी, अपना दल कमेरावादी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जितने भी वंचित, शोषित, कांशीराम और समाजवाद के वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष की पैदाइश है, सारे नेता एक मंच पर हों और हम उस पर खड़े होकर के उन सब की मजबूती की बात करें। लेकिन आपसी तनाव और सियासत के बीच अगर वो मंच नहीं बन पा रहा तो क्या हम कुछ ना करें? ये मेरा सवाल है। बसपा के लोग लगातार ट्रोल करते हैं कि आप उस सपा में चले गए। भाई 2019 में क्या बहन जी और तब तो मरहूम नेताजी दोनों लोग जिंदा थे। दोनों ने साथ समर्थन किया, दोनों ने गठबंधन किया, दोनों एक हुए, मुकदमे वापस ले लिए गेस्ट हाउस कांड के। तो अगर आपको आज भी अतीत की गलतियों को बार बार दोहरा कर आपस की लड़ाई को मजबूत करना है तो एक सवाल का जवाब दीजिए ना कि गठबंधन क्यों हुआ था? फिर क्यों दोनों एक मंच पर आए? वो एक ऐसा खूबसूरत गठबंधन था ना 1993 के बाद। मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो एक ऐसा खूबसूरत अध्याय था जो 19 में फिर से लिखा जा रहा था। क्यों टूट गया? किसको उसका लाभ हुआ? क्या उस समय इतिहास नहीं याद था? क्या उस समय आप बार बार ये उस मंच पर नहीं बोल रहे थे कि ये जातिवादी हैं? इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, इस बात को समझें। इतिहास निर्मम मूल्यांकन करता है। हम भक्त ना बने। दिल बड़ा करिए आप। हम सबको मिलकर बीजेपी से लड़ना है, आरएसएस से लड़ना है और अपनी अतीत की गलतियों के पन्ने अगर खोलने लगेंगे तो इन पन्नों में सबकी गलतियां निकलेंगी, किसी की कम, किसी की ज्यादा। आज जरूरत अतीत की गलतियों को याद करके आज आपस में लड़ने की नहीं है। मेरा विनम्र अनुरोध स्वीकार किया जाए। आप कितना भी ट्रोल करें, आप कितनी भी खराब भाषा लिखें, जैसे मिसाल के तौर पर एक इंटरव्यू में मैंने ये कहना चाहा कि हम लोग संवाद करते हैं और ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि व्यक्ति पूजा देश में लोकतंत्र में सबसे बुरा है और आज हम व्यक्ति पूजा कर रहे हैं। महात्मा फूले की कई थ्योरी ऐसी है जिसको बाबा साहब ने छोड़ दिया, जैसे नस्ल का सिद्धांत, ओरिजिन का सिद्धांत, और अब बाकी सारी जगह पर दोनों वैचारिक नेता एक हैं। हम आज लड़ने की बात करते हैं कि नहीं भाई, मैंने उस इंटरव्यू में केवल ये बोला कि मैं संवाद करता हूं। बहस करना मेरे मुंह से निकला। बहस का मतलब भी है बातचीत करना। अरे भाई, डॉक्टर अंबेडकर, मैंने बार बार कहा, डॉक्टर अंबेडकर सदियों में कोई एक होता है। हम जैसे जाने कितनों की आज जिंदगी, जो भी वजूद जिस तरह का बना है ना, वो फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया की वजह से बना है। मंडल आंदोलन, समाजवादी आंदोलन और सामाजिक न्याय के आंदोलन से बना है। और आप ट्रोल करने के लिए कुछ भी कहते हैं कि अंबेडकर से बहस करना, हम नहीं है कभी भी उनके सामने। जितना उन्होंने लिखा है ना, उसे पढ़ करके जी लें, यही बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति हो जाएगी। और ट्रोल करने के लिए आपको नहीं लगता कि पीछे से कौन सी ताकतें हवा देती हैं? मैं एक शब्द नहीं लिखूंगा बहुजन समाज पार्टी और उनकी मुखिया के खिलाफ, क्योंकि मैं उनका कद, उनकी राजनीति में अहमियत, उनकी महत्ता, उस इतिहास को जानता हूं और महसूस करता हूं। मगर आपसे ये अनुरोध है, आप लिखें, मैं कुछ भी नहीं करूंगा उस पे। क्योंकि मैं जानता हूं कि आज मुझे बसपा के अंधभक्तों से नहीं लड़ना है। मुझे बीजेपी खतरा है। कल को अगर बीजेपी 24 में जीत गई, संविधान बदल दिया, फिर हम कहीं के नहीं बचेंगे। गौरी लंकेश, कलबुर्गी, दाभोलकर याद है आपको? रोहित वेमुला, पायल तड़वी याद है आपको? इसलिए अधिकतम सहमति न बने कोई बात नहीं, न्यूनतम सहमति पर तो एकजुट हो जाएं। जो गलत करेगा उसकी आलोचना करके उसको सही करने के लिए साथ आ जाएं। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि चुनाव के करीब आते आते सपा और बसपा और कांग्रेस और आरएलडी, अपना दल कमेरावादी, ऐसे तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में एक होंगी। ये मेरी हसरत भी है, ख्वाहिश भी है और मेरे भीतर से एक आवाज भी आती है, क्योंकि जो संविधान को प्यार करता है ना, वो एक होगा। और ऐसे वक्त में
आज इतनी गालियां, इतनी नफरत अगर हम एक दूसरे पर पाल लेंगे और कल को सब एक हो गए तो क्या सोचेंगे? इसलिए दिल बड़ा करें, अतीत के पन्नों को मत पलटें, उन पन्नों में बहुत खराब-खराब सबके हिस्से में लिखा हुआ है। आज न्यूनतम सहमति पर मैं बार-बार कह रहा हूं, मैं इस एक इतिहास को याद करता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में कई असहमतियां थीं, घोर असहमतियां थीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के धर्म संबंधी विचारों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल सहमत नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर के कई विचारों से डॉक्टर लोहिया सहमत नहीं थे। और डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जब मिलते हैं तो डॉक्टर लोहिया उनसे कहते हैं कि आप केवल दलितों के नहीं, आप पूरे देश के नेता हैं। डॉक्टर लोहिया से डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हम क्यों ना मिल करके कोई शुरुआत करें। 1956 अक्टूबर 1956 में दोनों की बात होती है। दोनों सहमत होते हैं कि समाजवाद और अंबेडकरवाद मिल करके लड़ेगा। जब उनमें इतनी असहमतियां थीं और फिर भी एकजुट होकर के लड़ना चाह रहे थे, ये तो कुदरत ने छीन लिया हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को 6 दिसंबर 1956 को, वरना एक अध्याय लिखा जाना था जो इस मुल्क को बदल कर रख देता और हम सबका मुल्क बनाता। गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, सोचिए ना, सोशलिस्ट और अंबेडकराइट एक हो रहे थे, मगर कुछ बाधा आ गई। वो एक होने का अध्याय वहीं पर अभी अधूरा पड़ा है। वहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए। माना कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, माना कि हम ये नहीं पूछ रहे कि 95 के बाद से कांशीराम साहब किसके समर्थन से सरकार बनाते हैं, कौन गुजरात में प्रचार करने जाता है, कौन प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ता है, कौन गेस्ट हाउस कांड। अरे अतीत के बहुत सारे स्याह पन्ने हैं, बीत गया, अब तो सब कुछ लुट रहा है। उस पर अपना दिल बड़ा करें और गलती हुई जो उसे मान लेना चाहिए और वो मान रहे हैं, एकजुट हो जाएं और इस मंशा से उस बाबा साहब अंबेडकर और लोहिया के एक होने के ख्वाब को आगे बढ़ाने की मंशा से हम बाबा साहब को दिल में रखने वाले लोग, हम डॉक्टर लोहिया को वैचारिक व्यक्ति अपना पुरखा मानने वाले लोग, हम मंडल और कांशी राम के लोग एकजुट होकर के संविधान बचाने के लिए एक कोशिश करना चाहते हैं। इसलिए मैं उस लोक जागरण मंच के प्रशिक्षण शिविर पर गया और जातिवार जनगणना पर आधे घंटे का मेरा व्याख्यान हुआ। वो वीडियो मिलेगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी मेरा ये 6 मिनट का वीडियो आप देखिए, जो उस मंच पर मैंने शुरुआत में बोला है। उस वीडियो के आगे मैंने बाबा साहब अंबेडकर को, ज्योतिबा फुले को, जगदेव बाबू को, महामना वरमसु वर्मा को, मंडल आंदोलन को, अपने इतिहास को याद करते हुए इस बात पर पूरी फोकस किया कि जातिवार जनगणना कैसे इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। जो कल जातिवार जनगणना के विरोधी थे, आज उन्हें समझ में आ रहा है कि ये सामाजिक न्याय का आंदोलन इतना मजबूत हो गया कि इसको साथ लिए बिना हम संविधान बचाने में नहीं कामयाब होंगे। मेरी गुजारिश है, मेरी वीडियो को देखें और धैर्य रखें। मैं जल्दी ही आधे घंटे की पूरी वीडियो अगर मिलती है तो मैं उसे भी शेयर करूंगा, मगर आपसे फिर गुजारिश, दिल बड़ा करें। अधिकतम सहमति की बजाय न्यूनतम, जितनी दूर हम और आप मिल करके चलना चाहते हैं उतनी दूर चलें। हम एक बड़े खतरे को टाल लेंगे, वहां से हम आपस में भी एक दूसरे से विवाद संवाद करेंगे। और फिर से कह रहा हूं, बाबा साहब से बहस नहीं करना चाह रहा मैं, हम तो उनको सीखते हैं, जितना वो लिख गए उतना पढ़ के समझ लें, यही हमारी बड़ी बात है। और कहां आप ट्रोल करने में, बसपा के लोगों आप इतने बड़े भक्त हो गए, आप अपने लोगों को दूसरे खेमे में ढकेलते हैं। इसलिए थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा विचार करें, खतरे को समझें और मैं अभी भी कह रहा हूं, सब मिलकर एकजुट हो जाएं, सब मिलकर एकजुट हो जाएं। तभी फूले अंबेडकर, पेरियार, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, लोहिया और अंबेडकर के सपनों का भारत, भगत सिंह के सपनों का भारत, मंडल और कांशीराम के सपनों का भारत, सामाजिक न्याय का भारत हम बना पाएंगे। यही मुझे कहना है। उसके बाद आप ये पूरी वीडियो देखिए जो आपने इंट्रो में भी थोड़ा सा देखा कि यह क्यों चुना गया है कदम, बिना किसी पार्टी की सदस्यता लिए। लेकिन अगर एक संघर्ष कोई कर रहा है सड़क पर, उसके कार्यकर्ता जेल में जा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं और वो संविधान बचाने के लिए अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करके सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय और पीडीए की बात कर रहे हैं, जातिवार जनगणना पर कैडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्यों ना हम उनके साथ खड़े हों। आइए आप भी खड़े होइए, सब मिलकर खड़े हों, संविधान बचा लेंगे। फिर जिनसे लड़ना होगा उनसे भी लड़ लेंगे कि आप पिछली वाली गलती दोहराना मत, और अगर वो गलती दोहराएंगे तो हम उनकी आलोचना करेंगे। मगर वक्त का तकाजा है कि दिल बड़ा करें, नाक छोटी करें,
न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाएं। इसी गुजारिश के साथ आप ये पूरी 6 मिनट की वीडियो देखिए और विचार करिए। आगे फिर मौका मिलेगा तो मैं ऐसे हर मंच पर जाऊंगा जो संविधान को बचाने, सामाजिक न्याय को बचाने, जातिवार जनगणना की बात करेगा। हम उसके साथ खड़े हैं क्योंकि वो हमारे विचारधारा के साथ खड़ा है और सबसे केंद्र में विचारधारा है। अतीत के पन्ने पलटने की बजाय वर्तमान के पन्नों पर कुछ ऐसा लिख दें कि भविष्य के पन्ने इतने सुनहरे हों कि पीढ़ियां हमसे ये ना पूछें कि तब तुम क्या कर रहे थे, पीढ़ियां ये महसूस करें कि तब हम कुछ अच्छा कर रहे थे। सोचिएगा, विचार करिएगा, संवाद बनाए रखिए क्योंकि खतरे को समझें। हम अपनी आलोचनाओं को दिल से स्वीकार करते हैं, मगर इस तरह की पूर्वाग्रही आलोचनाओं को हमें आंख बंद करके चुपचाप छोड़ देना होगा क्योंकि मैं जानता हूं मेरा असली दुश्मन आरएसएस विचारधारा है, मेरा असली प्रतिपक्ष भाजपा है। मैं उससे लड़ने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाऊंगा। बाकी लोगों के तमाम स्यापन्नों को मैं कुछ देर के लिए भूल जाऊंगा। देखिए मेरी पूरी वीडियो और विचार करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज पहली बार पार्टी के औपचारिक मंच पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित हूं और इसके लिए मैं पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। और ये मौका हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम तमाम लोग इस बात को जानते समझते हैं, जब पूरे मोहल्ले और गांव में आग लगी हो तो इस बात का इंतजार नहीं किया जाता कि जब तक आग आपके घर तक न पहुंचे तब तक आप उसे बुझाने के लिए आगे ना आए। इसलिए आज हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि जिस वक्त भारत का संविधान खतरे में हो, सामाजिक न्याय खतरे में हो, हम सब अगर एक विचारधारा के मानने वाले लोग हैं तो हमारा ये फर्ज है, वक्त का तकाजा है कि हम सब मिल करके इस खतरे से लड़ें और इस देश और संविधान को बचाएं। इसलिए मैं आप सबके बीच में इस वैचारिक सफर का हम सफर बनने आया हूं। और आज के इस प्रशिक्षण शिविर में मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो इस समय इस पूरे प्रशिक्षण शिविर का सबसे बुनियादी विषय है, जो मुद्दा है, किस मुद्दे पर हम आम आवाम के बीच जाएंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे कि संविधान खतरे में कैसे है और कैसे ये देश सबका देश बनेगा, उसके लिए एक बुनियादी विषय चुना गया है। वो विषय है जाति जनगणना का। सबसे पहले इस विषय पर अपनी बात रखने के पहले समाजवादी आंदोलनों की जमीन उत्तर प्रदेश और बिहार को एक साथ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों, आपके लिए समाजवादी जमीन बिहार ने एक हिम्मत और हौसले का मौका दे दिया है। बिहार सरकार ने अपने यहां जाति आधारित गणना भी की, उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए हैं और उससे हमें हिम्मत मिली है। इसलिए हम बिहार के समाजवादी साथियों को क्रांतिकारी सलाम करते हैं और इस उम्मीद में यहां खड़े हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना के मुद्दे पर जनता को जागरूक करेंगे। और इस मुद्दे पर 3-4 बिंदु हैं जिसको लेकर के बात होनी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा यह है कि जाति जनगणना का मुद्दा आज 2023 में क्यों उठाया जा रहा है। और हम जैसे लोगों का यह मानना है कि राष्ट्र निर्माण का मुद्दा है। यह किसी जाति के हित के लिए नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी जाति को ज्यादा किसी को कम देने के खिलाफ है, सभी को बराबर बनाने के लिए है। इसलिए पहली बात मैं इस पर रखूंगा कि यह केवल कुछ जातियों का मुद्दा नहीं, यह पूरे राष्ट्र का, एक मुकम्मल मुल्क मेरे सबका राष्ट्र बने, इसका मुद्दा है जाति जनगणना का। और दूसरे हिस्से में मैं कोशिश करूंगा कि आपको यह बता सकूं बहुत संक्षेप में कि जाति जनगणना का इतिहास क्या रहा है। यह कोई आज का मुद्दा नहीं है। इसके आंकड़े क्या हैं और क्यों जाति जनगणना की जरूरत है इस देश में। और आखिर में मैं कोशिश करूंगा आपके सामने ये बात साझा करने की
कि इस जाति जनगणना के मुद्दे से क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बचपन से निबंधों में लिखते पढ़ते और सुनते आए हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत गांव प्रधान देश है, मगर हकीकत यह भी है कि भारत एक जाति प्रधान देश है। जाति यहां की सच्चाई है। और मैं बिल्कुल शुरुआत में, इस पूरी बहस के शुरुआत में एक उदाहरण समाजवादी लोगों आपके सामने साझा करना चाहता हूं। बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उनको इतिहास पता होगा, लेकिन इस इतिहास को गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है कि हमारे बीच में जब 2010 में संसद में खड़े होकर जाति जनगणना की मांग की जा रही थी, हम सबके अग्रणी नेता मरहूम नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में खड़े होकर एक वाक्य बोला था। मैं वो वाक्य से शुरुआत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जाति समाज की गंदगी है, इसे कबूल करना चाहिए और गंदगी को कपड़े से ढक करके आप मिटा नहीं सकते, इसलिए उसे मिटाने के लिए उस गंदगी को साफ करना होगा। नेताजी ने आगे बोला कि उस गंदगी को साफ करने का रास्ता भारत के संविधान ने दे दिया है और वो भारत का संविधान कहता है कि जो भी इस देश में हाशिए पर पड़ा है, उसको सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ गया है, उसको मुख्य धारा में लाए बिना कोई भी देश पूरा नहीं बन सकता। इसलिए हम ये क्यों बात कहते हैं कि जाति जनगणना राष्ट्र का मुद्दा है और पूरे आत्मविश्वास से लोगों को यह बात बतानी और समझानी है। अगर हमें कहीं भी विकास करना है तो हम ये पहले पड़ताल करते हैं। अगर हमें कहीं सड़क बनवानी है तो पहले इस बात का सर्वे होता है, जानकारी जुटाई जाती है कि कहां सड़क नहीं बनी है, वहां सड़क बनाने की जरूरत है तो सड़क बनेगी। कहां नाली नहीं बनी है तो पहले आंकड़े जुटाए जाएंगे, किसके पास घर नहीं है उसके आंकड़े जुटाए जाएंगे। ऐसे विकास नहीं होता कि जहां सड़क बनी है उसी पर और सड़क बनती रहे, जिसके पास घर है उसके पास और घर मिलता रहे। इसलिए राष्ट्र तब चलेगा जब उसे पता हो कि किसके पास कितना है और किसके पास क्या नहीं है। ये आंकड़ा अगर नहीं है तो राष्ट्र के नियंता अपनी नीति नहीं बना सकते।